स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं कम्युनिटी हेल्थ से जीएनएम फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स को। साथ ही अभी जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग किसी भी क्वेश्चन को फुल डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है, ठीक है, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, उसी को हम लोग आज डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में एकीकृत बाल विकास योजना, ठीक है, ICDS के नाम से जानते हैं, उसी को आज हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो इसका जो आरंभ है यानी इस योजना का जो शुभारंभ है वो 1975 में भारत सरकार ने किया था, जिसका देखरेख जो होता है वो महिला तथा बाल विकास विभाग करता है। एकीकृत बाल विकास योजना का शुरुआत 1975 में हुआ था और इसका जो देखरेख या क्रियान्वयन है वो महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा होता है। इसके अंतर्गत रोग निरोध की क्षमता, स्वास्थ्य निरीक्षण, पूरक पोषण, रेफरल सेवाएं और अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा की सेवाएं प्रदान की जाती है, ठीक है। एकीकृत बाल विकास योजना के थ्रू पूरक पोषण, रोग निरोध की क्षमता, स्वास्थ्य निरीक्षण, रेफरल सेवाएं और अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा को की तरह सेवाएं दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। इसका जो देखरेख है वो महिला तथा बाल विकास विभाग करता है। तो इस योजना के अंतर्गत जो भी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य का, पोषण का स्तर बनाए रखने के लिए ये योजना लागू किया गया था तथा उचित शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास के लिए भी बच्चों को तैयार करना इसका मकसद था, इसका मेन उद्देश्य था। साथ ही बाल विकास के लिए कार्य कर रहे विभिन्न विभागों के मध्य प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना भी इसका उद्देश्य था। छोटे बच्चों की माताओं को अपने बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध में सूचना तथा शिक्षा का प्रसार भी करना था। और 3 वर्ष से छोटे बच्चे को तथा 3 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको भी पूरक आहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, रेफरल सेवाएं ये प्रदान करना भी इसका मेन उद्देश्य था। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी स्वास्थ्य जाँच, पूरक आहार, आयरन तथा फोलिक एसिड की गोलियाँ, साथ ही जो माताएं हैं उनको भी स्वास्थ्य जांच, पूरक आहार, स्वास्थ्य शिक्षा ये भी देना का इसका मेन उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। अगला है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जिसे हम लोग मिड डे मील के नाम से जानते हैं, MDM, ठीक है, जिसकी शुरुआत जो है भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय ने किया था 1961 में, ठीक है, यानी मिड डे मील योजना का शुरुआत भारत सरकार ने 1961 में किया था, जिसका जो देखरेख है वह शिक्षा मंत्रालय करता है। इसका जो उद्देश्य था वह है स्कूली बच्चे में कुपोषण की रोकथाम कर उनको स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाना, साथ ही बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित करना तथा साक्षरता के स्तर में सुधार लाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों को परोसे जाने वाले खाना उसकी कुल ऊर्जा का लगभग 1/3 तथा प्रोटीन की आवश्यकता का लगभग आधा उपलब्ध कराना था, ठीक है। इस योजना के तहत कुपोषण के रोकथाम और उस बच्चों के स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम को लागू किया गया था। साथ ही शिक्षा की ओर आकर्षित करना तथा साक्षरता जो दर है उसमें सुधार लाना। और इसके अंतर्गत जो बच्चे हैं उनको जो खाना दिया जाता है उसमें ऊर्जा का लगभग 1/3 तथा कुल प्रोटीन का लगभग आधा हिस्सा उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही इसमें जो भी खाना परोसा जाता है उसमें अनाज जो होता है वह 75 ग्राम प्रति बालक, यानी एक बालक को 75 ग्राम अनाज, 30 ग्राम दाल, 8 ग्राम तेल व वसा और 30 ग्राम पत्तेदार सब्जियां और 30 ग्राम अन्य सब्जियां इसमें दिया जाता है। यानी जो भी बच्चे होते हैं उसको 75 ग्राम अनाज, 30 ग्राम दाल, 8 ग्राम तेल पर वसा, 30 ग्राम पत्तेदार सब्जियां और 30 ग्राम जो होती है अन्य सब्जियां प्रति बालक को दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को 200 दिनों तक पूरक आहार दिया जाता है, यानी 1 साल में 200 दिन प्रत्येक बच्चे को पूरक आहार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे हम लोग NMHP के नाम से जानते हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसका शुरुआत 1982 में हुआ था और जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य एवं उन्नत बनाना तथा मानसिक रोगों से बचाने के लिए ये योजना को लागू किया गया था। जो NMHP है उसका शुरुआत 1982 में हुआ था, जिसका उद्देश्य भारत में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य तथा उन्नत बनाने और मानसिक रोगों से बचाने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था। अब हम लोग देखेंगे इसके उद्देश्य को, यानी ऑब्जेक्टिव को। पहला है देश के सभी नागरिक, खासकर ग्रामीण, कमजोर तथा असक्षम एवं आदिवासी समाज में न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवा को लागू करना। दूसरा, मनोस्नायु विकार, जो भी मानसिक संबंधित विकार हैं उसको चिकित्सा तथा निवारण करके उनके अक्षमताओं को सुधारना तथा ठीक करना।
तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, साथ ही व्यापक स्वास्थ्य देखभाल तथा सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान को भी अपनाना। इसके जो ऑब्जेक्ट थे उसमें पहला था सभी नागरिकों को जो मानसिक विक्षिप्ति के शिकार हैं या फिर नहीं भी हैं या असक्षम हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में या आदिवासी क्षेत्रों में या कमजोर वर्ग के, उनको मानसिक स्वास्थ्य सेवा का प्रदान करना। साथ ही जो भी मानसिक रोग से पीड़ित हैं उनको चिकित्सा तथा निवारण के साथ साथ उनमें अक्षमताओं का भी सुधार कर उसको ठीक करना। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना और व्यापक तौर पे स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक विकास में जो मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान है उसको भी अपनाना। अब हम लोग देखेंगे NMHP को क्रियान्वित करने के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है। तो जिन क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। यानी NHP के थ्रू हम लोग उनको प्राथमिकता देते हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य सेवा में कोई सेवा या उस क्षेत्र में कोई सेवा उपलब्ध नहीं हो। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। साथ ही मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण में सामुदायिकता संलिप्तता महत्वपूर्ण होता है, जैसे किशोरों के व्यवहार संबंधी समस्या, नशाखोरी, ये सब जो होती हैं वो इसके अंतर्गत देखा जाता है। तथा इसमें सभी तरह के जो अधिकारी हैं ब्लॉक लेवल से शुरू होकर देश लेवल तक यानी कंट्री लेवल तक सभी जो होते हैं वो शामिल होते हैं। साथ ही मनोरोग चिकित्सा के उच्च केंद्रों, हाई सेंटर जो होते हैं उनके द्वारा अन्य चिकित्सा संस्थानों को उचित सहयोग एवं जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को पहले से चल रही व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ दिया जाता है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य कार्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी वर्गों के स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सामुदायिक नर्स की जिम्मेवारी है यानी रोल को, ठीक है। जो भी सामुदायिक नर्स होती हैं उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में। पहला होता है मलेरिया से उन्मूलन में भी ये भूमिका निभाती हैं, यानी मलेरिया से भी जो भी पेशेंट होते हैं उसको सक्रिय तथा निष्क्रिय रूप से ये देखरेख करती हैं और उसका पता लगा के और उसको उचित उपचार प्रदान करती हैं। दूसरा होता है लेप्रोसी के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भी ये अपनी भूमिका को निभाती हैं, जिसमें लेप्रोसी की रोगी को पता लगाती हैं और उन्हें मल्टी ड्रग थेरेपी का उपचार उपलब्ध करवाती हैं, जिसके तहत कुष्ठ रोग जो होता है वो ख़त्म करने का ये कोशिश करती हैं। साथ ही ये ट्यूबरक्लोसिस जो प्रोग्राम होती हैं उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें डॉट्स या डॉट्स प्लस के जो भी थेरेपी दिया जाता है टीबी के पेशेंट को, उसको ये देने का कार्य करती है या उसको उस रोगी तक पहुंचाने का भी कार्य करती हैं। साथ ही जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं उसका भी पता लगाने का ये कार्य करती हैं, या फिर जो ठीक हो गए रहते हैं उनको भी ये देख रेख करती रहती हैं। साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे आवश्यकता अनुसार गर्भ निरोधक के साधनों का उपलब्ध कराना ये सामुदायिक नर्स का कार्य होता है। तो परिवार नियोजन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें ये परिवार का आकार छोटा रखने तथा दो बच्चों के मध्य कम से कम 3 साल के अंतर को रखने के लिए ये प्रेरित करती है। साथ ही बड़े परिवार की क्या क्या हानियां हैं इसे भी अवगत कराती हैं और छोटे परिवार के फायदे को भी ये बताती हैं। साथ ही ये नसबंदी शिविरों का भी आयोजन कर और लोगों तक ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं और सूचना का भी या शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करती हैं। साथ ही टीकाकरण कार्यक्रम में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने टीकाकरण को अगर मिस किया है तो उस वीडियो को जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि टीकाकरण में एक जो नर्स होती हैं उसका क्या कार्य होता है। साथ ही एड्स कार्यक्रम में भी इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसमें ये इसके लक्षण, बचाव के उपाय, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आदि के बारे में ये जानकारी को प्रदान करती हैं रोगियों तक, ठीक है, तथा जो भी इससे पीड़ित हैं उनका उपचार करती हैं। साथ ही एसटीडी रोग से बचने के लिए भी ये उचित सलाह देती हैं। मैंने एड्स से संबंधित भी वीडियो को बनाया हुआ है, जिस पे आप प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने फिर से जो सामुदायिक नर्स होती हैं उसको मैंने जिक्र किया है कि उनका रोल एड्स से पीड़ित या एसटीडी रोग से पीड़ित जो मरीज होते हैं या एसटीडी रोग में इनका क्या भूमिका है। साथ ही प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी इनकी भूमिका जो होती है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो कि गर्भावस्था से लेकर प्रसव क्रिया तथा सूतिका अवस्था तक ये जो होती हैं वो शिशु तथा माता का उचित देखभाल करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।